हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू एम क्लासेस में आप सभी बच्चों का आज फिर से स्वागत है बेटा आप लोग को। तो आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो लास्ट आपका जो बच गया था मॉडल सेट नंबर 3। ठीक है, तो आज सेट 3 का जो टर्म 2 का जो मॉडल सेट है आज मैं उसी का डिस्कस करूंगा सेक्शन ए। तो आज सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 है। इस टोटल 7 क्वेश्चन को यहाँ पे आज डील होगा। तो मैंने पहले मैंने दो सेट का अपलोड कर चुका हूँ, मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2। अगर आप वीडियोस पे नए हैं तो पहले आप उन वीडियो का भी जरूर वॉच कर लीजिएगा और इस वीडियो का भी आप लगातार देखे रहें, अंत तक देखें, सारी चीज़ें आपको क्लियर वाइज करके आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेक्शन ए, है ना, जो मॉडल सेट नंबर 3 का है। ठीक है, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे होंगे, आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देखते जाएं। मैं यहाँ पे आपका एक पन्ना पे लिख लिया हूँ टोटल क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें, कहता है इफ आपका दो चीजें दिया हुआ है, ये गिवन है NC9 इज इक्वल टू NC8। क्लियर है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि NC17 का वैल्यू कितना होगा। पहला नंबर क्वेश्चन सेक्शन ए का, ये दोनों दिया हुआ है। कहता है इफ NC9 इज इक्वल टू NC8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ NC17 इज इक्वल टू व्हाट। तो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर, अब इस वैल्यू को देखो, एक चीज बताता हूं, ये दो तरीके से समझाऊंगा। एक फार्मूला होता है NCX बराबर अगर NCY है तो नाउ वी कैन से दैट कि X प्लस वाई इज इक्वल टू N। ये मैं लिख सकता हूं, यानी ऊपर वाला अगर सेम होगा, N देख लो दोनों साइड सेम है ना, और नीचे XY कुछ भी हो सकता है, तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे XY को ऐड कर देंगे तो ऊपर वाले के बराबर होगा। दैट मीन्स X प्लस वाई बराबर क्या लिख सकता हूं, N लिख सकता हूं। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? इसी चीज का यहां पे फायदा उठाएंगे, क्योंकि जब हम NC17 का अगर मान निकालना चाहते हैं तो N तो पता होगा तब ना निकाल पाएंगे हम लोग। तो N का वैल्यू क्या करेंगे, दिस फार्मूला के हिसाब से यहां पे हम लोग दोनों को काम करेंगे। तो ये बताइए N का मान क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 9 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, N, यानी N बराबर कितना होगा, 17। अब जब N 17 निकल गया तो हमें क्या फाइंड करना था, N 17 का, तो N का मान 70 और यहां पर भी 70, और दोनों अगर ऊपर नीचे कॉम्बिनेशन में सेम हो जाता है तो उसका आंसर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी ये भी एक फार्मूला है, N का वैल्यू कितना होता है, 1। यानी जितना चीजें है उतना अगर सेलेक्ट हुआ है तो डायरेक्ट उसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर 1 हो गया है ना। तो यही चीजें, दो चीजें याद रखना था। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर आगे आपका नंबर 2। ठीक है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैंने क्लास में भी बताया था कि क्लास में करना क्या है और कैसे निकाला जाता है। तो यहां पे देखिए नंबर 2 में क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहता है फाइंड द फर्स्ट टू टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ nth टर्म इज an बराबर गिवन है। देखो भाई nth टर्म दिया है, an इज इक्वल टू टर्म दिया है -1 का पावर n-1 इंटू 5 का पावर n+1। ये nth टर्म का दिया हुआ है। अब इसका शुरुआत का यानी प्रथम दो पदों का वैल्यू ज्ञात करना है कि शुरुआत से लेकर दो टर्म तक का क्या होगा। तो पहला टर्म एक और दूसरा टर्म क्या होगा, दूसरा। तो n की जगह यहां पुट करेंगे तो स्टार्टिंग से दो टर्म, तो 1 और सेकेंड। तो एक बार जब हम लोग व्हेन n की जगह 1 बिठाएंगे तो हमारे पास पहला टर्म क्या आएगा, a1 मतलब पहला टर्म। तो n की जगह 1 बिठाओ तो यहाँ पे -1 का पावर 1-1 इंटू 5 का पावर 1+1। दैट मीन्स सॉल्व करोगे तो यहाँ पे -1 का पावर 0 और यहाँ पे 5 का पावर 2। किसी भी चीज का अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है बेटा, आपका हमेशा 1 होता है। गॉट इट। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 5 का स्क्वायर करूंगा कितना होगा आपका 25। दैट मीन्स कह सकते हैं कि ये आपका 25 आया। तो मुबारक हो भाई, पहला टर्म कितना आया आपका, 25 आया। इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट अब आगे देखते हैं क्या है। अगर मैं n की जगह 2 बैठाऊं, क्योंकि सेकेंड टर्म ज्ञात करना है, थर्ड रहता तो n की जगह 3 बैठाता, 4 रहता है तो n की जगह 4 बैठाता। ओके, अब यहाँ पे देखिए n के मान यहाँ पे 2 बैठा रहा हूं तो यहाँ पे सेकेंड टर्म कितना होगा, यानी जहां जहां n है वहां पे 2 बैठा दीजिए। तो -1 2 का पावर -1 इंटू 5 का पावर 2+1। कहने का मतलब है -1 का पावर 2 में 1 गया तो 1 बचेगा, 5 का पावर 3 हो जाएगा
और -1 का पावर अगर 1 है तो ये -1 ही होगा, और 5 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा कितना 25, और 25 बचे 125, यानी गुना करेंगे तो -125 आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं आप लोग, कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो यही दो वैल्यू फाइंड करना था, स्टार्ट का दो टर्म्स, तो एक आपका 25 और एक आया -125। दिस इज आंसर, योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है यहाँ पे कोई दिक्कत? तो बस शुरुआत का 2 ही टर्म था। अगर 3 पद का था ना तो एक n की जगह 3 बैठाता, 4 बैठाता, इस तरह का अपना आगे निकाल सकते हो। तो इस तरह का सीक्वेंस क्लास में भी बताया गया था, है ना। जो बच्चे हमारे स्टूडेंट है वो समझ गए होंगे, आप भी अगर कहीं पढ़ाया गया होगा, टीचर आपको पढ़ा दिया होगा तो ये चीज़ें समझ गया। और नहीं समझ में आया तो फिर मैंने तो बता ही दिया ना, कुछ नहीं, जो भी रहता है जितना कहा जाए वो n की जगह पुट करते जाना, निकालते जाना, वही आपका फाइनल आंसर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये 2 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखेंगे हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखते जाए, है ना। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कहता है 2 लाइन है L1 एंड L2, 2 लाइन है, जो एक L1 है और दूसरा क्या है L2 है, और दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, एक दूसरे का अभिलंब है, ठीक है ना, टू ईच अदर, एंड स्लोप ऑफ लाइन L1 इज 2। और किसी एक लाइन का स्लोप दिया हुआ है L1 का जो है वो कितना दिया हुआ है बेटा आपका 2 दिया हुआ है। सो नाउ फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन L2। तो सेकेंड लाइन जो L2 है उसका स्लोप क्या होगा। चलो इधर समझो, मैं ये कह रहा हूं ना कि 2 लाइन दिया हुआ है, एक हमारा सपोज करो L1 है और एक हमारे पास L2 है। 2 लाइन है, दोनों लाइन गिवन है। कंडीशन ये है कि दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स एक दूसरे का अभिलंब, मतलब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब जो दोनों लाइन कट कर रहा है वो 90 डिग्री पे कट करता होगा। गॉट इट? अब यहाँ पे इस लाइन का स्लोप हमें पता है, इस लाइन का स्लोप क्या बेटा आपका पता है, जिसका L1 का स्लोप कितना दे दिया था 2। हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए, किस लाइन का चाहिए आपका L2 लाइन का हमें स्लोप चाहिए कि L2 लाइन का स्लोप क्या होगा। इसका तो 2 दे दिया है, इसका निकालना है। अब एक चीज समझो, जब 2 लाइन का अगर स्लोप पता हो, सपोज करो इसका स्लोप M1 है और इसका स्लोप M2 है, L1 लाइन का स्लोप M1 है, L2 लाइन जो है उसका स्लोप कितना है M2। तो 2 लाइन का स्लोप अगर पता हो और अगर ये परपेंडिकुलर दिखाना हो तो दोनों स्लोप जो होते हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, -1 के बराबर आना चाहिए। मतलब इस स्लोप का लाइन और इस स्लोप का लाइन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना होता है, -1 होता है। इसी का हमें फायदा उठाना है। ये बताओ M1 मान लेते हैं 2 है, M2 तो ज्ञात करना है, तो बताओ यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे तो आंसर आ गया कि नहीं। छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब मामूली क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन है स्लोप का, ठीक है। अब देखिए हम लोग बनाएंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर आपका कितना, 3rd नंबर, ओके। पहली बात तो गिवन, पहले अरे भाई सब्जेक्टिव है ना, थोड़ा सा इज्जत के साथ लिखना पड़ेगा। गिवन L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है? इतना लिख दोगे इज्जत के साथ। दैट मीन्स L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब यहां दोनों L1 और L2 क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब दोनों का जो स्लोप होगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L1 गुने स्लोप ऑफ लाइन L2 इज इक्वल टू कितना होगा, -1। ये फार्मूला हो गया आपका, ठीक। स्लोप ऑफ लाइन L1 गुने स्लोप ऑफ लाइन L2 बराबर कितना हो जाएगा, -1। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर है। अब बताओ स्लोप ऑफ लाइन L1 का मान कितना दे दिया है, 2 दे दिया है। 2 गुने हमें इसका स्लोप ऑफ लाइन ज्ञात करना था L2 का, तो लिख दिए भाई बराबर -1। ये बताओ 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। सो हम कह सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ लाइन होगा L2 का वो कितना होगा, -1/2। यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? बहुत आसान तरीके से बताया कि 2 लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उन दोनों लाइन का जो स्लोप का मल्टीपल जो होता है वो -1 के बराबर होता है। अब चूंकि L1 लाइन का जो मान था वो 2 दे दिया था और L2 ला ज्ञात करना था और वो -1 के बराबर होता है।
ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आया डिवाइड में, तो L2 लाइन का जो स्लॉप हो गया वो हो गया -1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर बात समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ज़रूर आप पहले शेयर करें, इसी बात पे एक लाइक ठोको। क्लियर है सर? बहुत बार कहते हैं ठोकने के लिए, है ना। चलो भाई नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 में क्या है, कहता है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। दो पॉइंट से ज्वाइन कर रहा है, कहने का मतलब है ये आपका एक्सिस लाइन हुआ x, ये y, है ना। और सपोज करो ये दोनों पॉइंट दिया हुआ है 3, -1, मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3, 1 2 3 तरीके से बता रहा हूं, करना क्या है 1 2 3, ठीक है। इस तरह से मैंने नंबरिंग का सपोज कर लिया। पहला अगर कोऑर्डिनेट देखा जाए 3, -1, तो 3, -1 अगर देखा जाए तो x का मान 3, y का मान -1, समथिंग यहां होगा, ठीक है। अगला जो है आपके पास 4, -2, अगला मान लो यहाँ 4 है और ये -2 जाएगा, समथिंग एज आपका यहां पे होगा। क्लियर? अब इस पॉइंट को क्या करते हैं, मिला देता हूं ऐसे करके, ठीक। ये आपका पॉइंट हो गया 3, -1, ये पॉइंट हो गया आपका 4, -2। ये आपका गिवन पॉइंट है, मैं अपने से नहीं लिख रहा हूं, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस बात को मैंने यहां पे रखा। क्लियर? अब हमें क्या कहना है, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना है तो ये ला एंगल मान लेंगे थीटा, लेकिन हमें तो एक्यूट एंगल निकालना है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो 0 और 90 के बीच का होता है। बट क्या ये तो अधिक कौन हो जाएगा ना, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। क्या ये ला कभी 0 और 90 के बीच में होगा? नहीं होगा। तो एक्चुअल में हमें ये एंगल फाइंड करना है, जो एक्स एक्सिस के साथ जो बन रहा है ना, ये पूरा एंगल फाइंड करना है कि ये ला एंगल क्या होगा। क्लियर है? यही हमारा एक्यूट एंगल होगा यहां पे। अब आते हैं सर इसको सब्जेक्टिव में आंसर हमें कैसे देना होगा। चलो मैं इसको इरर करता हूं एक्सिस के साथ। अब बताओ इस लाइन का पहले स्लॉप निकालते हैं, ठीक है। स्लॉप, क्योंकि एंगल निकालने के लिए यही होता है हमारे पास स्लॉप, और स्लॉप बराबर क्या होता है tan थीटा। tan थीटा को ही क्या बोलते हैं, m बोलते हैं। तो पहले tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा का ये फार्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये स्लॉप निकालने का तरीका है। अगर किसी लाइन पे दो पॉइंट अगर गिवन हो और उन दोनों पॉइंट के अगर उस लाइन का दोनों गिवन पॉइंट से अगर उस लाइन का स्लॉप ज्ञात करना हो तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्लियर? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया। तो चलिए पहली बात तो गिवन पॉइंट, बेटा गिवन पॉइंट्स क्या क्या है, एक 3, -1 एंड एक है 4, -2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब इन दोनों पॉइंट्स का यहां पे क्या करेंगे, स्लॉप निकालते हैं। देयरफॉर स्लॉप बराबर होता है tan थीटा और tan थीटा बराबर होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। दैट इज अगर tan थीटा का बात करें तो यहां पे देख लो y2 - y1 यानी -2 y2 - y1, तो यहां पे -2 - 1 यानी +1 हो जाएगा। x2 - x1 यानी 4 - 3 सॉल्व करेगा तो हो जाएगा -1 बटा यहाँ पे 1, कहने का मतलब है -1 आया। अब ये बताइए कि tan थीटा बराबर कितना आ गया, -1। अब ये दिखाना है कि tan थीटा के आखिर कौन सा डिग्री का मान -1 होता है, वो एंगल बताओ। या तो आप 360 तक याद रखें या मिनिमम कम से कम 180 तक आप जरूर याद रखें, है ना। तो या तो दो वैल्यू है, -1 कहाँ आएगा, या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे देखो 135 डिग्री का मान होता है, ठीक है ना। सो देयरफॉर थीटा कितना आएगा, 135। क्यों भाई, तो tan 135 का जो मान होता है वो डायरेक्ट कितना होता है आपका, -1 होता है। ये बात आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब चूंकि थीटा तो निकल गया 135 डिग्री, तो ये तो आपका एब्ट्यूज एंगल हो गया। ये कौन सा एंगल हो गया बेटा, आपका एब्ट्यूज एंगल हो गया, है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्यूट एंगल चाहिए ना। क्या चाहिए हमें, एक्यूट एंगल। तो क्या करना है, इस एंगल बताओ, ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना बेटा। तो 180 में अगर ये एंगल को मैं हटा दूं तो ये एंगल बच जाएगा ना। तो बस वही काम करना है ना। सो देयरफॉर एक्यूट एंगल
तो एक्यूट एंगल बराबर क्या करेंगे हम लोग, पूरा 180 में थीटा को घटा देंगे, 180 हो गया और थीटा का मान कितना निकल गया 135। 180 में 135 घटा देंगे कितना होगा 45 डिग्री। तो यही था आपको एक्यूट एंगल निकालना जो क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड करना था। तो ये पहला ऑब्ट्यूज एंगल निकला और ये जो निकला वो क्या निकला, एक्यूट एंगल निकला। क्लियर है? तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। लो भाई, एक पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन पैराबोला, क्या बोला रे, गिवन पैराबोला। हाँ भाई, पैराबोला क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस आपका दिया हुआ है 16y, ठीक है। ये पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, बता सकते हो इसका कर्व कैसा बनने वाला होगा। हाँ सर बिल्कुल मैं जानता हूं, हाथ उठाओ। चलो भाई देखो इधर, है ना, कमेंट में करो थंबनेल वाला बात। ये बताओ एक्स स्क्वायर वाई है, वाई क्या है, नेगेटिव साइड है, तो ये आपका ऐसे आएगा नीचे, ठीक है। ये बन गया एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 16y। तो देखिए जो गिवन पैराबोला था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16y, तो देखो y क्या है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइड वाला में नीचे आ जाएगा। अगर ये प्लस में होता तो ये ऊपर चला जाता। बात समझ में आ रहे? हाँ सर बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16y हो गया बेटा आपके यहाँ पे। अब इसके हमें एल चाहिए। एल क्या होता है कि सपोज करो ये इस पैराबोला का फोकस यहाँ पे है बेटा, क्या है फोकस। तो फोकस से जो हमें लेंथ पास होता है परपेंडिकुलर, और उसको इसी को हमें कहते हैं एल। क्या बोलते हैं, एल, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जिसको शॉर्ट में हम लोग एल कहते हैं। एल बराबर हमेशा किसी भी पैराबोला का हो, हमेशा एल जो होते हैं वो टोटल 4a के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, 4a। क्लियर है? तो यहां पे देखो देयरफॉर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, शॉर्ट में लिख जाओ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एल कितना होता है 4a। अब 4a का मतलब क्या हुआ, तो ये टोटल जो भी कॉफिशिएंट होता है, ध्यान रखना कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं होता है, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव इस बात को यहां दर्शाएगा कि इसका कर्व किधर होगा, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, ओके। बट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमेशा पॉजिटिव लेना। तो 4a बराबर कितना हो जाएगा, देयरफॉर 4a बराबर हो जाएगा 16, यानी a बराबर 16/4 बोले तो कितना आ गया 4, यानी a का मान कितना निकल गया 4। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना निकल जाएगा, तो 4 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यही बात हो गया आपका। डायरेक्ट ये हटा सकते हो, इसको a निकालने की आवश्यकता नहीं है, 4a होता है और 4a का डायरेक्ट मान हो जाता है कितना 16। यही आपका आंसर होगा। a का मान निकाल के भी बैठाओगे, जैसे अभी a का मान निकाला था ना 4, फिर 4 बैठाओगे 4 × 16 होगा। तो जो भी कोफिशिएंट होता है ना यही एल है। बात समझ में आया रे बको? हाँ सर बिल्कुल यही एल है। वाह सर क्या आसान है, सबसे आसान क्वेश्चन मिला। अगर मैंने कह दिया कि एक्स स्क्वायर बराबर मान लो 24y है, तो इसका कर्व कैसा होगा, इस तरह से जाएगा। तो इसका एल कितना हो गया 24 हो गया। जो भी कोफिशिएंट होगा ना वो डायरेक्ट उसका एल हो जाता है। गॉट इट? अब जैसे मैंने कह दिया वाई स्क्वायर बराबर सपोज करो 25x है, तो इसका एल कितना हो गया 25 हो गया डायरेक्ट, यानी ये टोटल 4a के बराबर होता है, 4a के बराबर होता है। तो इस तरह से कोई भी एक क्वेश्चन देगा, बस शर्त ये याद रखना नेगेटिव से कोई लेना देना ना एल को नहीं होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को, क्योंकि लेंथ है ना, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है। गॉट इट? हाँ सर बिल्कुल। तो ये आपका 4 और 5 नंबर कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर आपका 6, ठीक है। 6 में समझाने से पहले थोड़ा सा मैं आता हूं। यहाँ पे 3D में आपको देखना है, एक्स वाई जेड और प्लेन में देखना है। देखो क्या कह रहा हूं, ये सपोज करो ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक। ये जो प्लेन होता है, ये जो प्लेन होगा, है ना, कुछ इस तरह से, ठीक। आप थोड़ा अज्यूम कीजिएगा, है ना। मान लो ये आपका जो जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम में एक कोने से देखो, एक ए साइड होगा, एक ये साइड होगा और एक नीचे फर्श देखो जिस पे आप बैठे हुए हैं। तो एक नीचे देखो, एक ये पूरा देखो और ये पूरा देखो, तो उस तरह से नजर आएगा। ये एक्चुअली इसमें है तो इसको बोलेंगे एक्जेक्ट प्लेन,
ये इसमें है तो इसको बोलेंगे एक्स वाई प्लेन, और ये इसमें है तो ये हो जाएगा वाई जेड प्लेन। ठीक, अब क्या कह रहा हूं कि इस रूम में एक ये लाइन हुआ, एक ये हुआ, पूरा ये दीवार जो हो गया, सपोज करो ये वाला जो आपका दीवार होगा, कहीं से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक हमारा मान लो जो बीम खड़ा है वो आपका जेड है, और एक ये आपका एक्स है, और ये आपका वाई है। ठीक, अब ये पूरा वाई, ये वाई है और ये जेड है, तो ये पूरा वाई जेड प्लेन हो गया। इधर जो हो गया आपका ये जेड है और ये एक्स है, तो ये पूरा आपका एक्स जेड प्लेन हो गया, और नीचे एक्स और वाई मिला के तो दोनों जो नीचे का सरफेस हो गया वो आपका एक्स जेड प्लेन हो गया। ठीक, अब सोचो ये मार्कर यहाँ बीच में लटक रहा है, कहीं रूम में कहीं पे लटक रहा है, ना वो उस पे है, ना उस पे, ना इस पे, ये कहीं पे लटक रहा है। अब इससे हम लोग क्या करें, परपेंडिकुलर दे रहे हैं एक दूसरे पे, यानी उस पे भी परपेंडिकुलर जा रहा है ना, वाई आपका एक्स जेड पे, इस पे जा रहा है वाई जेड पे, और नीचे जा रहा है आपका एक्स वाई प्लेन पे। तो ये पॉइंट सपोज करो कि ये कहीं पॉइंट है, ध्यान रहे कि इस पे नहीं है, ये कहीं ये सरफेस में लटक रहा है रूम में, तो ये इस पे परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर है, और ये इस पे परपेंडिकुलर है, कुछ इस तरह से नजर आएगा। और ये पी पॉइंट का, यही पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बेटा आपका, मान लेंगे पी इसका है, जो पॉइंट दिया हुआ है आपका वो दिया है 2 3 4, 2 3 4 है ना, 2 3 4 दिया हुआ है। इस पे ये परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर है, और इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट है जो वाई जेड प्लेन पे है, वाई जेड प्लेन पे, एक्स जेड प्लेन पे और एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर था। अब यही हमें डिस्टेंस ज्ञात करना है कि ये डिस्टेंस क्या होगा, एक्स वाई जेड प्लेन पे क्या होगा, एक्स वाई प्लेन पे पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, पी से एक्स जेड प्लेन पे क्या होगा। तो ध्यान से सुनो, जो चीजें इसमें नहीं रहेगा वो उसका डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका आप देख लीजिए क्या लिखना होगा। मान लेंगे पहले लेट P बराबर मान लेंगे 2 3 4, क्लियर है। अब आपको किसका किसका पॉइंट ज्ञात करना है बेटा, तो एक्स वाई प्लेन पे है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, किस पॉइंट से आपका हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P, P हमारा ये है, फ्रॉम कहां से, आपका पहला दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन। तो देखो बड़ा आसान होता है, जब एक्स वाई प्लेन कहा जाए ना तो इन दोनों को एक्स वाई छोड़ दो, जेड का मान कितना है 4, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान होता है। अगर एक्स वाई प्लेन से कहा जाए तो जेड का मान लिख दो, वो आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जब आपका दूसरा कहा जाए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम, अगला क्या है, वाई जेड प्लेन है समथिंग, हाँ वाई जेड प्लेन। तो जब आपको वाई जेड प्लेन कहा जाए तो वाई और जेड का मान छोड़ दो, तो वाई ये है और जेड ये हटा दो, क्या हो गया इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगर इसी में एक और क्वेश्चन होता, ये मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं ना अपने से, अगर इसी तरह रहता कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम, यहां पे रह जाता जैसे देखो एक्स वाई जेड हो गया, आपका एक्स वाई हो गया, मान लो रहता यही एक्स जेड प्लेन पे, किस पे होता बेटा आपका एक्स जेड प्लेन पे, तो इस प्लेन पे क्या हो जाता है इसका मान, तो x और z का मान हटा देते 3, तो ये जो डिस्टेंस था वो 3 हो जाएगा। y z प्लेन पे इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, तो y और z का मान हटा देंगे तो 2 हो जाएगा। यहां से इस पॉइंट का दूरी कितना होगा, तो x y हटा देंगे तो z का मान कितना होगा 4, तो ये दूरी 4 था, ये दूरी 3 था, ये दूरी 2 था। जिसका कहा जाए उस पॉइंट को हटा दो और जो बच गया वो रिमाइनिंग पॉइंट को लिख दो, वही उसका डिस्टेंस पॉइंट निकल जाएगा परपेंडिकुलर। गॉट इट। तो ये 2 आंसर आपको देना था एग्जाम में, यही आपका फाइनल आंसर हुआ। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन क्या है, 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ए कॉइन इज टॉस, लो भाई एक कॉइन को क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है। ए कॉइन इज टॉस, ए कॉइन इज टॉस। बताइए इसका सिंपल स्पेस में अगर देखा जाए, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड या फिर टेल। गॉट इट। अगला, ए डाई इज थ्रोन, लो भाई ए डाई इज थ्रोन
एक पासे को भी फेंका जाता है, तो बताओ एक डाइस को फेंकेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ये सारे कंडीशंस होंगे। अगर एक पासे को फेंका जाए तो इन 6 पॉसिबिलिटी में से कोई एक ठो आएगा, ठीक। और एक सिक्का को उछाला जाए तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके हमें जो एक्सपेरिमेंट होगा दोनों का, क्वाइन का भी और डाई का, वो टोटल इसका सैंपल स्पेस लिखना है हमें कि इस एक्सपेरिमेंट का टोटल आपका सैंपल स्पेस होगा क्या। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो सैंपल स्पेस होंगे हमारे पास, सैंपल स्पेस, ठीक है। तो सिंपल स्पेस क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आनी हेड टेल का और इनटू पूरा 1 2 3 4 5 6। अब ये जो आपके पास है इसका क्रॉस कर देंगे तो हेड एक बार सबके पास जाएगा और टेल भी सबके पास जाएंगे। तो क्या क्या होंगे बताओ, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, है ना, हेड 5, हेड 6, हाँ बस तो 6 हो गया। फिर क्या होगा, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, है ना, फिर टेल 5, टेल 6, इस तरह से जाएगा। तो टोटल कितना हुआ, 6 6 12। यही आपको क्या करना था, टोटल सैंपल स्पेस लिखना था, एक क्वाइन का और एक डाइस का, दोनों मिला के लिख दिया। सर आपने पहले क्यों लिखा, अरे भैया आप किसी भी लिख दो ना, पहले क्वाइन टॉस कर रहा था उसके बाद आपको डाई को थ्रो कर रहा है, इसलिए मैंने पहले क्वाइन का घटना को लिखा उसके बाद डाई की इवेंट को लिखा। कोई दिक्कत, तो ये टोटल दोनों मिला के लिख देना था। यही लास्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो ये था आपका सेक्शन ए में टोटल 7 नंबर क्वेश्चन जो आपका कंप्लीट हुआ। क्लियर है। तो इस तरह से टोटल मैंने बता दिया है। 7 में से कोई आपको 5 ठो बनाना है एग्जाम में, 7 क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। ये बात आप पहले से भी जान रहे हैं, मैंने कितना बार बताया भी है इस बात को, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगा। और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, है ना। काफ़ी मेहनत के साथ आपको दिया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है बस आपने देखा उसके बाद वीडियो बंद किया छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको भी एक दायित्व बनता है कि अगर कोई टीचर आपको मेहनत करके दे रहा है ये आपके फ़ायदे के लिए, इसमें मेरा क्या फ़ायदा, कुछ नहीं हो रहा है। तो चीज़ें इस बात को समझें और चलो इसी बात पे एक लाइक ठोको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ओके, थैंक यू।